अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी कायनात में हर चीज़ हरकत कर रही है, और अगर वो हरकत कर रही है तो वो क्यों हरकत कर रही है और किस तरफ को हरकत कर रही है। क्या कहकशाएं एक ही तरीके से हरकत करती हैं? क्या प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक पूरी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई है ताकि मैं बड़े आसान तरीके से आपको बता सकूं कि हमारी कायनात में चीज़ें, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्यों हरकत कर रही हैं। मैं इस वीडियो को बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा ताकि एक आम बच्चा भी इन चीज़ों को समझ सके और जो कन्फ्यूजन्स हमें होती हैं इन चीज़ों को समझने में, हरकतों को समझने में, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, उनमें मुश्किल ना आए। मैं इस वीडियो में आपको शुरू में लेकर चलूंगा एक डॉक्टर की तरफ, एक प्रोफेसर की तरफ जिनका नाम है कैरोलिन क्रैफर्ड। बहुत मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोबायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं और आप इनके लेक्चर्स और इनकी बुक्स देख सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस है कि ज़्यादातर मटेरियल मैंने इनकी बुक से और इनके लेक्चर से उठाया, लेकिन क्योंकि इनके लेक्चर्स पहले के थे तो बहुत सी चीज़ें उसके बाद भी हुई, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बाद में हुई और उन चीज़ों को भी इस प्रेजेंटेशन में, इन वीडियोस में डाला गया। तो हम चलते हैं सबसे पहले एक ख़ास किस्म की डेफिनेशन की तरफ ताकि हम बता सकें कि हम चीज़ों में किस तरीके से और उनकी मूवमेंट में किस तरीके से फ़र्क कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहबा का ताल्लुक यूके से है और आप इनके लेक्चर्स ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो दो चीज़ें हमने डिफरेंशिएट करनी है जब मैं बोल रहा हूँ। एक है स्पिन या रोटेशन। स्पिन और रोटेशन का मतलब ये है कि ज़मीन अपने गिर्द घूम रही है, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूम रही है, या कोई भी प्लैनेट अपने गिर्द घूम रहा है, या सूरज अपने गिर्द घूम रहा है, इसे हम स्पिन या रोटेशन कहेंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट किसी और चीज़ के गिर्द घूम रहा है, वो ब्लैक होल भी हो सकती है, वो स्टार भी हो सकता है, तो उसे हम ऑर्बिटिंग कहेंगे। उसे एक और नाम रेवोल्यूशन का भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑर्बिट का नाम लूं। तो जब मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि वो प्लैनेट सूरज के गिर्द घूम रहा है, वो सूरज ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है, एक मदार में ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन जब रोटेशन या स्पिन की बात होगी तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ खुद ब खुद घूम रही है। अब स्पेस में दो किस्म की मूवमेंट मेजरली होती हैं, इसके अलावा भी मूवमेंट्स होती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। एक होती है स्पिन या रोटेशन और दूसरी होती है ऑर्बिटिंग। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से शुरू करें तो यहाँ पर हर प्लैनेट स्पिन ज़रूर करता है, रोटेट ज़रूर करता है, और हर प्लैनेट सूरज के गिर्द ऑर्बिट भी करता है। अब सवाल आता है कि क्या सूरज भी स्पिन करता है? इन चीज़ों में मज़ीद जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फिजिक्स इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको इतने देसी तरीके से बताऊंगा कि आपको पता चल जाएंगी कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होंगी। उनमें से पहली चीज़ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जब भी कोई चीज़ स्पिन करती है तो वो एंगुलर मोमेंटम रखती है। मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्हील दिखाया गया, अब ये व्हील स्पिन कर रहा है, तो जब ये स्पिन करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम आपको एक एरो से दिखाया गया। उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और साथ डायरेक्शन होती है। अगर इस व्हील को उल्टा स्पिन करवा दिया जाए तो इसका एंगुलर मोमेंटम दूसरी तरफ को हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मतलब ये है कि वो मैग्नीट्यूड भी रखती है और उसके साथ साथ वो डायरेक्शन भी रखती है। डायरेक्शन बहुत अहम चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि अगर ये कप कुछ एंगुलर मोमेंटम रखता है, यानी ये अपने गिर्द स्पिन कर रहा है और इसमें एंगुलर मोमेंटम है, तो उस एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। हमारी ज़मीन पर तो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे ग्रेविटी कहा जाता है, लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाएं तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, या
बहुत ही कम उसका मैग्नीट्यूड होता है। आप एंगुलर मोमेंटम को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, और उसका फॉर्मूला है कि अगर मैंने इस कप का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मैं देखूंगा कि ये कप, इसका मास कितना है, इसका रेडियस कितना है और इसकी घूमने की स्पीड कितनी है। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड, घूमने की स्पीड, मल्टीप्लाइड बाय जो रेडियस है उसका स्क्वायर। अगर एक चीज सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अब रेडियस जो है वो सूरज से लेकर उस प्लेनेट का डिस्टेंस होगा, मास उस प्लेनेट का होगा और उसके साथ साथ उसकी घूमने की स्पीड, जिसे एंगुलर स्पीड कहा जाता है या रोटेशनल स्पीड कहा जाता है, वो होगी। तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। यहाँ तक साइंस ख़त्म हो गई। अब आपको आगे इस किस्म के फॉर्मूले जानने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी एंगुलर मोमेंटम को बैरूनी फोर्स के अलावा आप बदल नहीं सकते। यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि अगर रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ने कांस्टेंट रहना है, तो रोटेशनल स्पीड कम होगी, और अगर रेडियस कम होगा तो रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ इस वीडियो से, जहाँ पर एक साहब हाथ खोलकर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो हाथ खोलकर घूमने की कोशिश करते हैं तो उनकी स्पीड कम होती है, क्योंकि अब रेडियस बढ़ गया। अब आप देखें ना, उन्होंने रेडियस बढ़ा दी, अपना हाथ खोल दिए। लेकिन जब वो हाथ बंद कर लेते हैं तो अब रेडियस कम हो गया और अब उनके घूमने की स्पीड तेज होगी, ताकि एंगुलर मोमेंटम उतना ही रहे। दोनों कंडीशंस में एंगुलर मोमेंटम सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम हमने डिफाइन किया है। इसी तरीके से जब हम स्केटिंग की बात करते हैं, स्कीइंग की बात करते हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब स्केटर या स्कीयर हाथ खोलकर घूमने की कोशिश करता है तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब वो हाथ बंद करके घूमता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इस पर लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्विमिंग पूल की तरफ, जहाँ पर लोग डाइव कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं और समरसॉल्ट लगा रहे हैं। जब भी एक आदमी ऊपर जाता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, और वो ऊपर एक बेंच पर जाकर वहाँ से डाइव लगाता है, तो जब वो तेज़ी से उसने रोटेट करना होता है, वो अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, और जब पानी में गिरना होता है तो अपने आप को खोल देता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। जबकि उसकी रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है जब वो तेज़ी से समरसॉल्ट कर रहा होता है और उसने अपने आप को कंप्रेस किया होता है, इकट्ठा किया होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब रेडियस बड़ा होगा उस वक्त एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए स्पीड कम हो जाएगी, और जब रेडियस छोटा होगा तो एंगुलर मोमेंटम को अगेन कंजर्व रखने के लिए स्पीड, एंगुलर स्पीड या रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी। चलें अब हम आते हैं कायनात में एक सोलर सिस्टम कैसे बनता है, एक टिपिकल सोलर सिस्टम कैसे बनता है। हमें यह इंफॉर्मेशन पहले भी मालूम थी, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है। हमें यह पता है कि कायनात में बड़े बड़े बादल होते हैं जिन्हें इंटरस्टेलर क्लाउड्स कहा जाता है। ये इतने बड़े बादल होते हैं, इनमें डस्ट होती है, हाइड्रोजन होती है, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं। लेकिन फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये बादल बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, कंप्रेस होते हैं, और कहीं वो बहुत हल्के होते हैं, कम डेंस होते हैं। जहाँ ये बादल डेंस होना शुरू कर दें तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब कोई नई चीज़ पैदा होने जा रही है। वो सोलर सिस्टम भी हो सकता है और वो गैलेक्सी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप इसमें देख सकते हैं कि बादल में कई ऐसे हिस्से जो कि बहुत डेंस होते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो क्लैप्स करते हैं, वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, करीब करीब हो जाते हैं, वो एरिया डेंस हो जाता है। तो अगर कई सैकड़ों ट्रिलियन किलोमीटर, ज़मीन का किलोमीटर, कई सैकड़ों ट्रिलियन किलोमीटर ये बादल बड़े हैं, और जब वो क्लैप्स करेंगे ग्रेविटी की वजह से, कहीं ग्रेविटी ज़्यादा हो गई उस वजह से और वो क्लैप्स कर गए, तो अब जो सूरज बनेगा उनसे वो तकरीबन 1 मिलियन किलोमीटर, जो कि हमारा सूरज है एवरेज, क्योंकि हमारा सूरज एक मीडियम सूरज है, 1 मिलियन किलोमीटर का सूरज स्टार उनमें से बन सकता है। तो कहाँ
कई सैकड़ों ट्रिलियन किलोमीटर के बादल, और जब वो कोलैप्स कर गए, सिकुड़ गए, तो वो हमें एक सूरज दे रहे हैं जो कि तकरीबन 10 लाख किलोमीटर बड़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये बादल कोलैप्स कर रहे होते हैं तो अब इनमें मूवमेंट पैदा हो सकती है। कुछ बादल तो वैसे मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टेशनरी बादल भी कोलैप्स करते हैं तो उनमें मूवमेंट पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक वजह यह है कि हमारे बादल के इर्द गिर्द बहुत से स्टार्स हैं और वहाँ पर उन स्टार की ग्रेविटी भी है। तो जब वो कोलैप्स हो रहे हैं तो एक तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, और उसके साथ अगर अनइवन ग्रेविटी है मुख्तलिफ स्टार्स की वजह से, तो हो सकता है कि कुछ स्टार बहुत पावरफुल हों, उनको ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचे, और कुछ ज़रा वीक हों तो अब वो ज़्यादा ग्रेविटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वीक से दूर होने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर स्पिन आ सकती है। एक और वजह स्पिन की सुपरनोवा भी होते हैं, जो कि इन बादलों में बूढ़े सितारों से फटने की वजह से होते हैं। तो एक सितारा अगर अपनी ज़िंदगी गुजार चुका है, वो बहुत बड़ा सितारा है और वो एक मैसिव धमाके के साथ फटता है, तो वहाँ से निकलने वाली शॉक वेव इन बादलों में स्पिन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इन बादलों में स्पिन आ सकती है, और जब वो कोलैप्स कर रहे होते हैं तो ये बादल घूमना शुरू कर देते हैं। जब ये बादल आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करेंगे तो इनका साइज छोटा होगा, एंगुलर मोमेंटम इन्होंने कंजर्व रखना है, तो इनकी स्पिन तेज होना शुरू हो जाएगी। जब ये बड़े थे तो स्पिन आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन जैसे जैसे ये कंप्रेस होंगे, डेंस होंगे, छोटे होंगे, उस तरीके से इनकी एंगुलर स्पीड, घूमने की स्पीड, रोटेशनल स्पीड बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी, और फिर ये एक नया स्टार बनाएंगे जिसे प्रोटोस्टार कहा जाते हैं, और एक प्लैनेटरी डिस्क भी बनेगी जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। जब हमारे पास एक नया सितारा आता है, जिस तरीके से हम सूरज की बात करते हैं, तो वो प्लाज्मा से बनता है। बीच में इस बादल के घूमने के बीच में टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, यानी दो छोटे एटम्स मिलकर बड़े एटम बनाना शुरू कर देते हैं। जब हाइड्रोजन के दो आइसोटोप मिलते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं। इसी तरीके से आगे और फिर हम मेटल्स की तरफ चले जाते हैं। हाइड्रोजन को इतना ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है कि वो प्लाज्मा बनाती है। आपको यहाँ पर सूरज में और सितारों में प्लाज्मा नज़र आएगा। प्लाज्मा होने की वजह से, क्योंकि ये एक रॉकी बॉडी नहीं है, तो इसमें मुख्तलिफ तहें मुख्तलिफ स्पीड से ट्रैवल करती हैं। मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेटर पर 29 दिनों में सूरज का प्लाज्मा एक रोटेशन लेता है, लेकिन अगर हम यही चीज़ आगे की तरफ देखें, यानी पोल की तरफ जाएं, तो वहाँ पर 35 दिन भी पहुँच जाते हैं। एवरेज हम कहते हैं कि सूरज 27 दिनों में एक पूरी रोटेशन लेता है अपने गिर्द, लेकिन ये 27 दिन एवरेज होकर आते हैं, जबकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि इक्वेटर पर उसका पीरियड डिफरेंट होता है और पोल्स के करीब उसका पीरियड डिफरेंट होता है। अगर हमने मालूम करना है, क्योंकि हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ही है कि चीज़ें रोटेट कैसे करती हैं, पता कैसे चलता है रोटेशन है कि नहीं है, और ये भी कैसे पता चलता है कि क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं। तो सूरज के ऊपर सन स्पॉट होते हैं। सबसे पहले इन ब्लैक स्पॉट्स को, ये काले रंग के होते हैं, इन ब्लैक स्पॉट्स को गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो ने जब अपनी टेलीस्कोप के जरिए सूरज को देखा तो उसने देखा कि सूरज को जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े बड़े काले धब्बे नज़र आते हैं। ये धब्बे इतने बड़े भी हो सकते हैं कि इनमें 10 ज़मीनें पैरेलल में बिछाई हुई चली जाए, यानी 10 गुना भी बड़े हो सकते हैं हमारी ज़मीन से। मैंने पिछले दिनों बच्चों को टेलीस्कोप के ज़रिए इन धब्बों का मुशाहिदा करवाया। ये धब्बे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन उसकी वजह से वो एनर्जी को वहाँ से बाहर निकलने नहीं देती, और इस वजह से वो जगह निस्बतन ठंडी होती हैं। तो अगर सूरज की सरफेस 5500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है तो ये धब्बे 4500 के करीब होंगे, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कम होंगे। सूरज की सोलर एक्टिविटी का साइकिल होता है। सूरज का ये साइकिल 11 साल का होता है। 11 साल के बाद सूरज अपनी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल स्विच कर लेता है।
और फिर 11 सालों के बाद फिर दोबारा स्विच करता है। जब से हमने सूरज की मैग्नेटिक फील्ड को गौर से पढ़ना शुरू किया, तकरीबन 25 मरतबा सूरज अपनी मैग्नेटिक पोल्स को स्विच कर चुका है। अब सूरज 2025 में इन पोल्स को स्विच करेगा और 2025 तक ये धब्बे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सोलर एक्टिविटी को दिखा रहे हैं। और जब 2025 में ये नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक पोल्स इसके स्विच होंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्विच होगी, तो ये धब्बे बहुत कम हो जाएंगे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि अगली जो स्विचिंग है वो 2036 में आएगी, 11 साल के बाद। और 2033, 34, 35 में धब्बे बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। जब गैलीलियो ने इन धब्बों की तरफ देखा तो उसने महसूस किया कि ये धब्बे तकरीबन 4 हफ्तों के बाद दोबारा उसी जगह नमूदार हो जाते हैं। ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा धब्बे तो 2 दिनों में ही गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धब्बे होते हैं जो कि कई महीनों तक रह सकते हैं। तो गैलीलियो ने उन धब्बों को ज़रूर देखा होगा जो कि कई महीनों तक रह सकते हैं, और उनसे ये अंदाज़ा लगाया होगा कि ये धब्बे किस तरीके से ट्रेवल करते हैं और कितने अरसे के बाद ये घूम कर वापस आते हैं। तो यहाँ से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो किस तरीके से इसकी रोटेशन को भी देख सकते हैं कि सूरज जो है वो रोटेट किस डायरेक्शन में करता है, काउंटर क्लॉकवाइज करता है, क्योंकि वह धब्बा मूव कर रहा था। हम अगर एक टिपिकल स्टार को देखें, अब मैं सूरज से निकलकर दूसरे सितारों की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि हम दूसरे सितारों को कैसे जान सकते हैं कि क्या वो घूम रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, और अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे बहुत दूर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानें। जब रोशनी सूरज से या किसी सितारे से हम तक आती है तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में होती है, ये एक आइडियल स्टेट है। लेकिन सूरज के अंदर या सितारों के अंदर भी बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो रोशनी के कुछ हिस्सों को अपने पास रख लेती हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हमारे पास उन गैसेस की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। मसलन अगर एक सितारे के पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपनी टिपिकल वेवलेंथ्स को जाने नहीं देगी, वो उनको चुरा लेगी। जहां हमें काले रंग की लाइन नजर आ रही है तो वो उन वेवलेंथ्स को जब चुराएगी तो हमें उन वेवलेंथ्स को देख के उनकी अदम मौजूदगी से पता लग जाएगा कि ये जिस जगह से आ रही है या तो उस जगह में, उस सितारे में हाइड्रोजन मौजूद है, या फिर उसके रास्ते में हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन उसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि क्या ये रास्ते के किसी बादल ने ये वेवलेंथ्स अपने पास रखी हैं या उस सितारे से ही ये वेवलेंथ्स हमारे पास नहीं आई। तो इसे कहते हैं कि ये एक स्टार का स्पेक्ट्रम है। जब हम सितारों के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो वहाँ से भी हमें मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपका एक सवाल ये होगा कि हम उन धब्बों की मदद से, ब्लैक स्पॉट्स की मदद से क्यों नहीं बता सकते कि दूर का सितारा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूर के सितारों के ब्लैक स्पॉट्स को देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर एक सितारे के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है तो हमें शक हो सकता है, क्योंकि जब हम उसकी ब्राइटनेस देख रहे हैं, मुस्तकिल उसकी ब्राइटनेस 1 महीने के लिए मेजर कर रहे हैं, तो उसकी ब्राइटनेस में फ़र्क आएगा। क्योंकि जब वो ब्लैक स्पॉट हमारी तरफ आएगा तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और जब वो ब्लैक स्पॉट दूसरी तरफ जाएगा तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मूवमेंट क्या है, या ये एक स्टेशनरी स्टार है, और अगर मूवमेंट है तो किस तरफ को है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक मसला है, और वो मसला ये है कि अगर उस स्टार के सामने एक बड़ा प्लैनेट भी चक्कर लगा रहा है, मसलन जुपिटर के साइज का प्लैनेट वहां पर चक्कर लगा रहा है, तो जब वो स्टार के सामने आएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और जब वो स्टार की दूसरी तरफ जाएगा तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है कि हम गलती करें और हम ये समझें कि ये ब्लैक स्पॉट हैं। इसलिए ये एक वायबल तरीका नहीं है कि हम सूरज पर तो ये चीज़ देख सकते हैं, लेकिन हम दूर के सितारों को ऐसे जांच नहीं सकते कि वो किस तरफ को मूव कर रहे हैं, और उसके लिए हमें उनसे आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर 2 सितारे दिखा रहा हूँ। एक सितारा वो है जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और एक सितारा वो है जो कि घूम रहा, रोटेट कर रहा है। अब जो स्टेशनरी सितारा है उससे आने वाली सारी किरणें एक ही फ्रिक्वेंसी होंगी और वो हमें एक ही किस्म का ग्राफ इंटेंसिटी देंगी। लेकिन अगर हम घूमते हुए यानी रोटेशनल स्पिन करते हुए सितारे को देखें तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब वो सितारा, हम अगर उसकी लेफ़्ट साइड की तरफ देखेंगे तो वो सितारा, अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ब्लू साइड कहता हूँ क्योंकि मेरी लेफ़्ट साइड और आपकी लेफ़्ट साइड शायद एक ना हो, तो अगर हम उसकी ब्लूइश साइड की तरफ देखेंगे तो वहाँ से वो हमारी तरफ आ रहा है, वो हमारी तरफ घूम रहा है, तो वहाँ से जो रोशनी आएगी वो नीले रंग की होगी।
निस्बतन नीले बैंड में चली जाएगी, और जो साइड हमसे दूर की तरफ जा रही है, रोटेट कर रही है, वहाँ से जो रोशनी होगी वो लाल रंग की होगी, रेड शिफ्ट होगी। ये चीज़ें हमने कई मरतबा पढ़ी भी हैं और हमें पता है कि डॉपलर इफेक्ट काम कर रहा होता है। जो चीज़ हमसे दूर जाती है वो हमें लाल रंग की नज़र आती है, और जो चीज़ हमारी तरफ आ रही है वो हमें नीले रंग की नज़र आ रही है। तो हम एक सितारे को जब बीच में देखेंगे तो वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल कलर पर नॉर्मल रोशनी आएगी, लेकिन जब हम उसे एक तरफ देखेंगे तो वो हमें नीला नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि उस तरफ वो हमारी तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो वो हमें लाल नज़र आएगा। इसका मतलब है कि वो परली तरफ जा रहा है, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रोटेशन क्या है। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखा भी रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब सितारा घूम रहा है अपने वर्टिकल एक्सिस पे, तो वो जब हमारी तरफ आ रहा है तो वहाँ से आने वाली रोशनी, उस एज से आने वाली रोशनी नीले रंग की होगी, और जिस एज से वो हमसे दूर जा रहा है, परली तरफ को रोटेट कर रहा है, वहाँ से आने वाली रोशनी रेड कलर की होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही सितारे के दो किनारों की से आने वाली रोशनी हमें बताएगी कि यहाँ से ये हमारी तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ से वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है, तो हम आराम से उसकी रोटेशन निकाल सकते हैं। यही काम गैलेक्सीज में भी होता है, जो कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो इस तरीके से हम दूर के सितारों को देख सकते हैं, उनकी रेड शिफ्ट से देख सकते हैं, उनसे आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम की लाइंस भी मूव करती हैं, एक इस तरफ और इस तरफ मूव करती हैं कि क्या वो रेड शिफ्टेड हैं, वो ब्लू शिफ्टेड हैं, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सारे सितारे रोटेट करते हैं, और सारे सितारे मूव भी करते हैं, ऑर्बिट भी करते हैं, लेकिन जो सितारा सबसे ज़्यादा तेज़ी से रोटेशन करता है, यानी स्पिन करता है, उसका नाम है VFTS 102। ये सितारा तकरीबन 1.4 ज़मीनी दिनों में अपना चक्कर लगा लेता है, अपने गिर्द पूरा स्पिन कर लेता है। ट्रेंटुला नेबुला में ये मौजूद है, और ये 8 लाख किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मूव करता है। और अगर आप देखें तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ी से ये स्पिन कर रहा है कि बीच में से ये बल्ज हो गया। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करने वाला स्टार इस वक्त तक जो हमें मालूम है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है।